देखिए, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में SN1 SN2 रिएक्शंस हेलो एल्केन्स के अंदर पढ़े जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस हैं ये, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो किया जाता है। तो जो रेट लॉ है वो आपका ये रहेगा, रिएक्शन का जो रेट लॉ है वो आपका ये रहेगा, जिसमें एक कंसंट्रेशन किसकी वेरी हो रही है, मिथाइल क्लोराइड की, और दूसरी OH नेगेटिव की। तो यहाँ पे CH3OH और OH नेगेटिव के बीच का जो रिएक्शन है वो यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसके अंदर हम एक रिएक्शन यहाँ पे लिखते हैं कि CH3OH CH3Cl प्लस NaOH, आप KOH भी ले सकते हैं, और यहाँ पे बन जाएगा CH3OH and प्लस NaCl। और इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ये SN2 मैकेनिज्म फॉलो कर रहा है। ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, और यहाँ जो रेट लॉ फॉलो हो रहा है R = K। एक तो CH3Cl, आप कोई भी अल्काइल हैलाइड ले सकते हैं, मैंने इस क्वेश्चन में यही लिया है, आप इसकी जगह RX लिख दीजिए तो भी चलेगा। और दूसरा OH नेगेटिव यानी कि NaOH पे डिपेंड करेगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल दे रहा है आपको OH नेगेटिव, और यहाँ पे अटैक हो रहा है। तो अब आप इस मैकेनिज्म को यहाँ पे समझिए। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो OH नेगेटिव है, ये इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर रहा है। इस कार्बन पे ये जो आप स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं ना, सिंगल लाइन, ये है प्लेन ऑफ पेपर में। ये बिलो द प्लेन ऑफ पेपर है, ये अबव द प्लेन ऑफ पेपर है। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, 109 डिग्री 28 मिनट टेट्राहाइड्रल बॉन्ड एंगल आपका यहाँ पे होने वाला है। ये रिएक्टेंट है, जब न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगा तो यहाँ से अटैक करेगा, और देखिए यहाँ पे क्या बनाएगा, बॉन्ड। जब ये बॉन्ड बनाएगा तो यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बन रहा होगा, इसके साथ बॉन्ड टूट रहा होगा, लेकिन एक इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी जिसे ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। इसका एक नाम और भी होता है, क्या, कंसर्टेड स्टेट भी बोलते हैं। ट्रांजिशन स्टेट, कंसर्टेड स्टेट, ये एक स्टेप में आपकी रिएक्शन होती है। तो पार्शियल बॉन्ड आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पार्शियल बॉन्ड यहाँ पे दोनों के साथ बना हुआ है, बट ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि कार्बन एटम के पास 5 वैलेंसी हो गई, तो 5 वैलेंसी तो पॉसिबल नहीं है। अब क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl नेगेटिव बाहर हो जाएगा, इसको लीविंग ग्रुप आप कहेंगे। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन दो चीजों की चेंज हो रही है, एक CH3Cl की भी जो एल्काइलाइड है, और साथ में जो न्यूक्लियोफाइल आपने OH नेगेटिव लिया है उसके मॉलिक्यूल की भी, भले ही वो NaOH हो, भले ही वो आपका KOH हो। तो लीविंग ग्रुप की भी यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन जो है किस बात पे डिपेंडेंट है, कितना OH नेगेटिव यहाँ पे अटैक कर रहा है, उतना ही लीविंग ग्रुप की कंसंट्रेशन बाहर हो जाएगी। तो ये यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है और ये प्रोडक्ट आपको मिल गया। तो आप आगे समझते हैं। तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, लेकिन यहाँ पे दो चीजों की कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे तो रेट डबल हो जाएगा, अगर आप इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे तो भी रेट डबल हो जाएगा। तो ऐसे करके आप यहाँ पे जो रेट्स हैं उनको आप वैरी कर सकते हैं, और ये दोनों चीजों पे आपके डिपेंडेंट है। नीचे एक और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कोई अल्काइलाइड और OH नेगेटिव नहीं दिखाया, सिंपली यहाँ कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। लेकिन हो क्या रहा है, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे है वो ये है, इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट SN2 रिएक्शन द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल अकर्स फ्रॉम द बैक साइड एंड द लीविंग ग्रुप लीव्स फ्रॉम द फ्रंट साइड। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो लीविंग ग्रुप है वो यहाँ पे फ्रंट साइड से लीड कर रहा है, और उसके ऑपोजिट साइड से यहाँ पे अटैक हो रहा है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन हुआ जिसको कि हम यहाँ पे समझेंगे, और उसे बोलेंगे क्या, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। As a result, SN2 reactions are always accompanied by inversion of configuration, just in the same way as an umbrella turns inside out in a strong wind. ये उल्टा खुल जाता है, अब बिल्कुल उस तरीके से इन्वर्जन हुआ है। और इस इन्वर्जन को जिन्होंने स्टडी किया था उनका नाम वाल्डेन था, इसीलिए नाम पड़ गया वाल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, अब आप देख लीजिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे हो रहा है या नहीं हो रहा। देखिए यहाँ पे Cl कहाँ पे था, इस तरफ था, OH यहाँ से जोड़ा तो ये
बिल्कुल उल्टा हो गया, कन्वर्ज ये जो कन्फिग्रेशन है वो इन्वर्ट हो गई। तो इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन यहाँ पे ये यूज किया है। इसको समराइज जैसे यहाँ पे भी इन्होंने किया, SN2 मैकेनिज्म है, पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक दिखा दिया, ये ट्रांजिशन स्टेट, और ये न्यूक्लियोफाइल और लीविंग ग्रुप जो है ये आपका बाहर निकल गया। यहाँ पे दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंडेंट है, न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट की, आप रेट लॉ से यहाँ पे देख सकते हैं। Another way of saying that is that the first order reaction in both nucleophile and substrate, ये second order overall है, सेकेंड ऑर्डर आपका ये ओवरऑल है, ठीक है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे डिसाइड किया, एल्काइल हैलाइड के टर्म्स में ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, और अगर हम इसकी भी कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं तो इसके रिस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, तो ओवरऑल 1+1 कितना हो गया, 2 ऑर्डर। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन जो है, और अब इसको समझते हैं कि आगे ये सबसे तेज कौन देगा। ये बात ध्यान रखिएगा कि SN2 रिएक्शंस आर मोस्टली फेवरेबल, मतलब ये फेवरेबली आपके कौन से एल्काइलाइड देते हैं, जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड यहाँ पे इसको सबसे आसानी से देंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया तो हाइड्रोजन यहाँ पे क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को जो इनकमिंग है इसको लीस्ट रिपल्शन देगा। अगर सपोज करो इसकी जगह एल्काइल ग्रुप लगा दिया जाए तो एल्काइल ग्रुप क्या करेंगे, सबसे ज्यादा रिपेल करेंगे, और ये इतनी आसानी से यहाँ पे अटैक नहीं कर पाएगा, अप्रोच नहीं कर पाएगा, बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इसीलिए टर्शरी एल्काइलाइड, क्योंकि ये कार्बन एटम अगर 3 एल्काइल ग्रुप आपने जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, टर्शरी, और आपने यहाँ पे अगर 3 H लगा दिए तो ये कार्बेटम कौन सा है, प्राइमरी। तो ये प्राइमरी कार्बन एटम है, यानी कि प्राइमरी अल्काइलाइड SN2 रिएक्शन को सबसे फेवरेबल तरीके से देते हैं, ठीक है। और उसमें भी मिथाइल, क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो रिपल्शन सबसे मिनिमम होगा। आपने एक एल्काइल ग्रुप भी लगा दिया तो भी ये प्राइमरी रहेगा, लेकिन तब ये आपका रिपल्शन थोड़ा इसको फेस करना पड़ेगा और भी थोड़ी रिएक्टिविटी स्लो हो जाएगी। अगर मान लीजिए ये जो एल्काइल हैलाइड आप ले रहे हैं, यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तब क्या होगा। अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो इस कार्बन एटम पे देखिए, ये किराल कार्बन एटम है और यहाँ पे चारों वैलेंसीज पे अलग अलग चीजें हैं। इधर क्या है, Br, यहाँ पे मिथाइल, इधर हाइड्रोजन, और यहाँ पे क्या है, C6H13। तो ये 2 ब्रोमो ऑक्टेन आप इसे बोल सकते हैं। ये 6 कार्बेटम स्ट्रेट चेन में आपके जुड़े हुए हैं। यहाँ पे NaOH ने अटैक किया तो OH यहाँ से रिलीज होकर इस पे जुड़ जाएगा, और यहाँ पे Na जो Br है ये लिविंग ग्रुप है, NaBr बाहर हो जाएगा और OH यहाँ आ गया। तो अगर आप देखो शुरू में ये माइनस साइन क्या बताता है, देखिए ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड अगर आप बात करें तो ऑप्टिकल आइसोमर 2 तरीके के होते हैं। जो ऑप्टिकल आइसोमर हैं ये आपके 2 तरीके के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं डेक्स्ट्रो और एक होते हैं लीवो। ऑप्टिकल आइसोमर्स ये 2 तरीके के आपके हैं, एक है आपका डेक्स्ट्रो और एक है लीवो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, ये क्या होते हैं, ये क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, और इनको आप नाम के आगे क्या यहाँ पे लिखना पड़ता है, प्लस। तो आप देख सकते हैं यहाँ प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, और यहाँ माइनस लिखा है तो ये क्या है, लीवो रोटेटरी है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या माइनस साइन के साथ बताया जाता है। तो आपने देखा कि यह माइनस से जो कॉन्फ़िगरेशन इधर थी, जब ये इधर से अप्रोच किया तो इसका ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो गया। तो SN2 रिएक्शंस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, जो SN2 रिएक्शंस जहाँ हो रहे हैं और वो भी ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड है जैसे ये, और इसकी पहचान क्या है, किराल कार्बन एटम जिसकी चारों वैलेंसी पे अलग अलग चीजें जुड़ी हैं, उसको किराल कार्बन बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन बोलते हैं। is always accompanied by inversion of configuration at asymmetric center। ये जो सेंटर है इसकी चारों तरफ देखिए इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गया, Br यहाँ पे था, अब क्या हुआ, यहाँ पे OH आ गया, और यहाँ पे क्या बन गया, +2 octanol, ये आपके सामने है, in which the OH group occupies a position opposite to that of bromine। तो आप ब्रोमीन की पोजीशन देखिए, उसके ठीक ऑपोजिट यहाँ पे OH की पोजीशन है। It may be noted that the reactant and product of the most of the SN2 reactions ions are not enantiomer। ये आपस में enantiomer नहीं है, क्योंकि ये enantiomers क्या होते हैं, अगर यहाँ पे भी OH होता है तो चलता है, यहाँ पे Br है या OH है तो enantiomer तो नहीं हो सकते। बट यहाँ पे हुआ क्या है, मेन यहाँ पे एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे एक इंपॉर्टेंट लाइन जो याद रखनी है वो क्या है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को ही मैंने आपको पीछे बताया था, क्या बोलते हैं, वाल्डेन इन्वर्जन।
तो SN2 reactions are always accompanied by change inversion of configuration अगर वहां पे alkyl halide क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव alkyl halide है तो वहां पे क्या हो रहा है, इन्वर्जन ऑफ कन्फिग्रेशन, और आप उसको वाल्डन इन्वर्जन भी बोल सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए वो कौन सा SN2 रिएक्शन फॉलो करेगा या SN1 रिएक्शन फॉलो करेगा। ये रिएक्शन आपको दे दिया, यहाँ पे RX लिख दिया, बस हिंट ये दिया कि मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल कर रहा हूँ तो रेट भी डबल हो रहा है, तो आप SN2 कहेंगे, क्योंकि जनरली SN1 में एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन पे ही डिपेंडेंट है रेट, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंडेंट नहीं होता। अब यहाँ पे आगे देखते हैं और किस बारे में बात की हुई है। तो ये हमने स्टीरियो केमिस्ट्री वाला पोर्शन क्लियर कर दिया। अब आते हैं SN1 मैकेनिज्म। तो SN2 के अंदर इंपॉर्टेंट लर्निंग क्या है कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड सबसे तेज ये रिएक्शन आपका देंगे। अगर यहाँ पे ऑर्डर अगर आपको लिखना भी है तो ऊपर यहाँ पे लिख देते हैं कि SN2 जो रिएक्शंस हैं दे आर मोस्ट फेवरेबली गिवन बाय प्राइमरी एल्काइल हाइड ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्काइल हाइड ग्रेटर देन टर्शियरी एल्काइल हाइड। तो एल्काइल हैलाइड जो आप यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो सबसे तेज प्राइमरी देगा और उसके बाद सबसे कम टर्शियरी। टर्शियरी क्यों सबसे कम देगा, क्योंकि यहाँ पे अगर 3 एल्काइल ग्रुप में लगा दूं, यहाँ पे 3 अलग अलग एल्काइल ग्रुप अगर मैं लगा दूं तो वो क्या करेंगे, इस न्यूक्लियोफाइल को स्ट्रांगली रिपल करेंगे और इस रिपल्शन का नाम होता है स्टीयरिक रिपल्शन। इसका नाम होता है स्टीयरिक रिपल्शन। कुछ किताबें इसको स्टीयरिक रिपल्शन लिखती हैं, कुछ किताबें इसको स्टीयरिक फैक्टर लिखती हैं और कुछ किताबें इसको स्टीयरिक हिंड्रेंस लिखती हैं। एक और नाम चलता है हिंड्रेंस, लेकिन तीनों के मतलब एक ही है, इनसे कोई अलग चीज नहीं है, तीनों के मतलब आपके एक ही है। तो स्टीयरिक रिपल्शन की वजह से यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप, इसीलिए टर्शियरी एल्काइलाइड सबसे स्लो देगा क्योंकि स्टीयरिक रिपल्शन बढ़ जाएगा। तो आप अरेंज कर सकते हैं, अगर 3 एल्काइलाइड दी जाए और उनको कहा जाए इन्हें अरेंज करिए इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ SN2 रिएक्शंस, किसका रेट ज्यादा होगा किसका कम, ये बात यहाँ पे समझनी है। अब SN1 रिएक्शंस के अंदर अगर यहाँ पे आप चेक करो तो SN1 रिएक्शंस के अंदर यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो होता है और यहाँ पे जो रेट लॉ है आपका वो ये रहा, CH3 से एक सिर्फ एल्काइल हैलाइड है, OH नहीं है। अगर आप कंपैरिजन में देखो पीछे तो आपको क्या दिखाया था कि यहाँ पे इसके साथ OH भी है, तभी मैंने कहा कि न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन डबल करने पर रेट डबल हो रहा है। तो बताइए कौन सा SN1 रिएक्शन है, SN2। लेकिन अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन को डबल भी कर रहा हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो यार रेट लॉ में है ही नहीं, और जो चीज रेट लॉ में नहीं है उसके रेट इंडिपेंडेंट होता है। तो अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन या डबल भी करता हूँ तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए इस रिएक्शन को समझते हैं। ये आपके पास टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड पे आपने क्या चीज यहाँ पे अटैक कराया है, OH नेगेटिव। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन। यहाँ पे जो रेट लॉ है वो से एल्काइल हैलाइड पे ही डिपेंडेंट है, तो आप लिख सकते हैं R इज इक्वल टू K, जो भी एल्काइल हैलाइड आपने लिया है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। तो ऑर्डर क्या है, वो पावर कितनी है 1, तो ऑर्डर कितना हो गया 1। तो यहाँ पे ऑर्डर जो है वो आपका कितना है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 1। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे रिएक्शन में, ये OH जो है Br को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, अल्कोहल बन रहा है, Br नेगेटिव, ये लीविंग ग्रुप बाहर निकल गया। अब लीविंग ग्रुप सबसे बढ़िया कौन से होते हैं, हमेशा ध्यान रखना, चाहे SN1 रिएक्शन हो या SN2 हो, अगर आपका एल्काइल पार्ट कॉमन है, सपोज करो यहाँ पे 3 H होते तो ये प्राइमरी होता, लेकिन सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप होता है आयोडाइड, क्योंकि बॉन्ड लेंथ बड़ी है। बॉन्ड लेंथ बड़ी है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी बॉन्ड स्ट्रेंथ, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ इनवर्स वेरिएशन में होते हैं। तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ा होगा, वो बॉन्ड जल्दी टूटेगा, बढ़िया लीविंग ग्रुप है। तो अगर आपको एक दे दिया टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और एक दे दिया टर्शियरी ब्यूटाइल आयोडाइड, तो आप किसको बढ़िया रिएक्टिव बोलोगे, आयोडाइड को। ऐसे ही यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड होता, सपोज करो इसकी जगह H होता, या पीछे चल के देख लेते हैं, यहाँ पे अगर इसकी जगह H, यहाँ पे Cl लगा दिया, इसकी जगह मैं Br भी लगा सकता हूँ, I भी, तो सबसे बढ़िया लीविंग ग्रुप क्या होगा, I। तो अगर आप ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता रहे हो SN2 के बेसिस पे, ऐसी एल्काइल हैलाइड जहाँ एल्काइल पार्ट सेम है, हेलोजन डिफरेंट है, तो आयोडाइड सबसे रिएक्टिव है, और ये SN1 रिएक्शन के केस में भी होगा।
खैर इस रिएक्शन को एक स्टेप में नहीं, हम 2 स्टेप में करते हैं। कैसे? पहला स्टेप स्लो और रिवर्सिबल होता है, तो रिवर्सिबिलिटी का साइन भी आएगा, इस पे लो भी लिखना है, क्योंकि ये बॉन्ड टूटने में टाइम लगता है। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे Br नेगेटिव बना और यहाँ पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो पॉजिटिव चार्ज आते ही कार्बन पे हम इसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन। हम क्या बोलते हैं इसको? कार्बोकैटायन। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात देखने वाली है कि ये जो कार्बन एटम है, यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। और यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp2। क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड रह गए, पीछे कितने थे? 4 थे, तो 4 होती है तो sp3 होती है, और 3 होते हैं तो sp2 होती है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या है? कार्बोकैटायन हो गया। लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर आपका कब होगा? जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है उसमें ये स्ट्रक्चर क्या होता है? प्लेनर। ये बात ध्यान रखिएगा, कहीं पे भी अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये स्ट्रक्चर क्या है? प्लेनर। ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, और ये क्या है आपका? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल ऐसे हो गया जैसे ट्राइपॉड स्टैंड आपने देखा है जिसपे कैमरा रखते हैं, 3 लेग्स नीचे होते हैं और 1 लेग आपका ऊपर होता है। तो अब ये इस प्लेनर स्ट्रक्चर पे अगर आप यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कराओगे तो ये यहाँ पे अटैक कर जाएगा। लेकिन ये दोनों तरफ से कर सकता है, OH यहाँ से भी अटैक कर सकता है, यहाँ से भी अटैक कर सकता है, क्योंकि इनके बीच का बॉन्डिंग एंगल प्लेनर स्ट्रक्चर में क्या होता है? ये ट्राइंगल कौन सा है? इक्विलैटरल ट्राइंगल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन जो है उसकी यहाँ पे क्या शेप होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। और कौन सा ट्राइंगल? इक्वेटोरियल ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल जो आपका होता है। तो उसमें बॉन्डिंग एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। ये 120 डिग्री जो है ये इसकी वजह से अपॉर्चुनिटी है कि OH यहाँ से भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। तो टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर से इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप चेक करो तो ये क्या हो गई? sp3। फिर से ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बीच में बन गया। तो प्लेनर स्ट्रक्चर से बस इतना ही फायदा हुआ कि OH दोनों तरफ से अप्रोच कर सकता है। तो अगर इधर से करेगा तो OH यहाँ जुड़ जाएगा, अगर इधर से करेगा तो OH यहाँ जुड़ जाएगा। प्रोडक्ट आपको यही मिलेगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। देखिए यहाँ तो फर्क नहीं आया क्योंकि ये यहाँ पे एल्काइल ग्रुप तीनों सेम थे, बट अगर यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री लगाएं और ऐसा हम एल्काइलाइड ले जिसके अंदर अलग अलग यहाँ पे आपकी चीजें जुड़ी हैं, तो ये आपका अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, मतलब अलग अलग एटम जुड़े हैं, तो ये क्या हो गया? एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और ये क्या हो गया? ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये जो वर्ड है ना, ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है? जब कार्बन एटम की चारों वैलेंसी पे अलग अलग चीजें जुड़ी होती हैं। तो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो सबसे पहले तो आपने देखा पहला स्टेप क्या था? ये टूटेगा कार्बोकैटायन, और इसमें तो यहाँ पे यही हुआ, कार्बोकैटायन मिला, और यहाँ पे क्या निकल के आ गया? Br नेगेटिव। अब ये कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर क्या हो गया? प्लेनर, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? sp2। यहाँ पे क्या हो गया? ये प्लेनर हो गया। प्लेनर हो गया तो अब OH यहाँ से भी अटैक कर सकता है, OH यहाँ से भी अटैक कर सकता है। अगर ये इधर से अटैक हुआ इस तरफ से, तो वहां पे क्या होगा? Br की जगह क्या आ जाएगा? OH। तो जैसी कॉन्फ़िगरेशन थी वैसी की वैसी रह गई, इसीलिए इसको कहते हैं क्या? रिटेंशन। और ये फ्रंटल अटैक था। तो फ्रंटल अटैक में जैसी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे थी वैसी की वैसी आपको मिली, इसे कहते हैं रिटेंशन। और यहाँ पे आपको जो मिला ये माइनस मतलब लीवो, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज ये प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करेगा। तो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को ये उल्टा रोटेट करेगा, तो एक एनेंटियोमर बन गया। एनेंटियोमर मींस ये लीवो रोटेटरी आइसोमर है, किसका? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का। पीछे ही बताया था ना, ऑप्टिकल आइसोमर 2 तरीके के होते हैं, एक डेक्स्ट्रो एक लीवो, तो ये लीवो बन गया। लेकिन अगर अटैक आपका इस तरफ से होता है तो ये क्या हो गया? ये कॉन्फ़िगरेशन का ठीक उल्टा आपको मिला, तो इसे कहते हैं इन्वर्जन, और ये रियर अटैक में हुआ। तो एक आपको इन्वर्टेड आइसोमर मिला, एक रिटेन्ड आइसोमर मिला, लेकिन ये था आपका प्लस यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और ये माइनस मींस लीवो रोटेटरी। और इन दोनों को अगर हम 50-50% की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनती है इनकी, 50% ये ऑब्टेन होते हैं। और अगर 50% इक्विमोलर मिक्सचर, 50% मतलब इसमें भी बराबर मोल्स हैं, इसमें भी बराबर मोल्स हैं। सपोज करो यहाँ पे 50 मोल है, तो यहाँ पे भी कितने हैं? 50 मोल है। तो इक्विमोलर मिक्सचर अगर यहाँ बनाया जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? रेसमिक मिक्सचर। तो अगर आपसे पूछा जाए SN1 मैकेनिज्म अगर ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड का कराया जाए तो क्या होगा? कौन सा फिनोमिनन देखने को मिलेगा? आंसर है रेसमिक मिक्सचर। इस प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन।
फॉर्मेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड एज रेसमाइजेशन। तो SN1 अगर यहाँ पे टर्शरी या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, रेसमिक मिक्सचर और रेसमाइजेशन। लेकिन अगर एल्काइल हैलाइड आपकी एसिमेट्रिक तो है, ऑप्टिकली एक्टिव भी है, लेकिन वहां पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो हो रहा है, तो वहां पे क्या मिलेगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। तो ये बात ध्यान रखना, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री में फॉलो हो रही है, यानी कि कंपाउंड जो है एल्काइल हाइड ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी कि एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, तो SN2 के केस में क्या मिलता है आपको, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। और SN1 के केस में आपको क्या मिलता है, रेसमाइजेशन, यानी कि रेसमिक मिक्सर की फॉर्मेशन। ये दो बहुत बड़े अंतर हैं यहाँ पे, बट दोनों ये बात ध्यान रखिएगा, रेसमिक मिक्सचर जो होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। इस बात को यहाँ पे ध्यान रखिएगा, रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, यानी कि इसमें क्या है कि आधा आइसोमर तो डेक्स्ट्रो है, आधा लीवो है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। और रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव क्यों होता है, इसकी वजह अगर आपको पूछें तो आपको बोलना है ड्यू टू एक्सटर्नल कंपेंसेशन। एक्सटर्नल मतलब बाहर से जब आपने मिलाया है, एक्सटर्नली आधा डेक्स्ट्रो है आधा लीवो है, तो दोनों लाइट को कोई क्लॉकवाइज घुमाएगा एक एंगल पे 32 पे, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, एंड रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल कंपेंसेशन। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि रेसमिक मिक्सर बताइए ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होते हैं, बिकॉज दे आर इक्विमोलर मिक्सर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर, एंड ये एक्सटर्नल कंपेंसेशन की वजह से ऑप्टिकल रोटेशन जीरो हो जाता है यहाँ पे, इसीलिए ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। अब ये एक समरी है, इसको आप स्टडी कर लीजिएगा जो पीछे समझाया है यहाँ पे, कि यहाँ पे एल्काइल हैलाइड है, प्लेनर कार्बोकेटाइन बना, जहाँ पे दो तरह के आइसोमर आपको मिल गए, एक इन्वर्स्ड हो गया और एक रिवर मतलब आपका रिटेन्ड रह गया। तो उस तरीके से ये पूरा समझाया हुआ है, बात एक ही है, बट यहाँ पे ऑर्डर क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट है कि ऑर्डर क्या रहेगा यहाँ पे, फॉलो क्या होगा। तो ये बात ध्यान रखना कि SN1 मैकेनिज्म के अंदर जो ऑर्डर आपका फॉलो होता है वो होता है, टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे तेज देगा, ग्रेटर देन सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, ग्रेटर देन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ उल्टा ऑर्डर हो जाता है जो आपने पीछे पढ़ा। पीछे क्या पढ़ा था, प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी SN2 में। अब यहाँ पे किस बात पे डिपेंडेंट है आखिर ये ऑर्डर, ये ऑर्डर जो डिपेंडेंट है ये डिपेंडेंट है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन पे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन कहाँ बन रहा है, पहले स्टेप में बन रहा है। तो मैं कार्बोकेटाइन के ऊपर थोड़ी स्टेबिलिटी की बात यहाँ करने वाला हूँ, तीन तरह की एल्काइल हैलाइड को लेके यहाँ पे बात करेंगे और इसको समझते हैं। देखिए कार्बोकेटाइन अगर मुझे बनाना है प्राइमरी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ये प्राइमरी है, ये मिथाइल का कार्बोकेटाइन हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, H, और इधर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। कार्बोकेटाइन का मतलब कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, तो ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है, दिस इज प्राइमरी, दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन। इसके बाद सेकेंडरी बनाना है तो मैं दो कार्बन एटम पे एल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ। अब आपको ये बताना है कि यहाँ पे सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन किसका है, जिसका सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा ये सेकेंडरी हो गया। अब तीनों H हटा के तीन एल्काइल ग्रुप लगा देते हैं, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन। तो यहाँ पे दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज टर्शरी। अब सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन कौन सा होगा, अब यहाँ समझिए, जो सबसे स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा यहाँ पे उसमें जल्दी कन्वर्जन होगा। अगर ये सबसे स्टेबल है तो तुरंत ये Br नेगेटिव छोड़ेगा और जल्दी से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और ये पहला स्टेप हमारा तेज हो जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या हो रहा है, OH नेगेटिव दो ING तो रिएक्ट कर रहे हैं, तो आयनिक रिएक्शन तो इंस्टेंटेनियस होती है, स्लोएस्ट स्टेप आपका ये हो गया। और स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। हमेशा ध्यान रखना, स्लोएस्ट स्टेप काइनेटिक्स में क्या बोलते हैं, रेट डिटरमिनिंग स्टेप। और रेट डिटरमिनिंग स्टेप में R इज इक्वल टू KX, यानी कि इस स्लोएस्ट स्टेप में से एल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज हो रही है, सिर्फ एल्काइल हैलाइड की यहाँ पे कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो आप देख लीजिए ये कंसंट्रेशन जो है इसके ऊपर डिपेंडेंट है, OH पे नहीं है, क्योंकि OH कहाँ आ रहा है, फास्ट उसमें,
ये स्लोएस्ट स्टेप आप में से एक की कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है ये। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन कैसे पहचाने? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पहचानने के लिए आपको यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट पता होना चाहिए क्या होता है। इसको मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ, एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन समझिए तब आप इसको समझ पाएंगे। जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे जो बॉन्ड है स्टैंडर्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड, ठीक है। और कार्बन और यहाँ पे अगर मैं हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा दूं तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और हेलोजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब शेड पेयर कहाँ शिफ्ट हो गया? ये दिस इज कॉल्ड एज माइनस आई इफेक्ट। और दूसरा क्या होता है? मान लो कार्बन पे अगर मैं एक ऐसा ग्रुप लगा दूं Y जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो शेड पेयर कार्बन की तरफ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज या डेल्टा पॉजिटिव, और इसे कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। तो ये ध्यान रखना, प्लस आई इफेक्ट कौन देते हैं? एल्काइल ग्रुप्स। प्लस आई इफेक्ट कौन देते हैं? एल्काइल ग्रुप्स। अब यहाँ एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है तो कोई प्लस आई इफेक्ट नहीं है, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आपका पूरा है। यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट होगा, एल्काइल ग्रुप इधर धक्का मारेगा, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। इस केस में समझिए ये इधर धक्का मारेगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि प्लस आई इफेक्ट में क्या है? कार्बन की तरफ पुश किया जाता है इलेक्ट्रॉन पेयर को, और यहाँ आ जाएगा डेल्टा नेगेटिव चार्ज। ऐसे ये भी पुश करेगा तो यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? डेल्टा नेगेटिव चार्ज। और तीसरे नंबर पे यहाँ पे क्या है? 3 एल्काइल ग्रुप है, तो तीनों यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट यहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे। तो इधर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा, इधर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसकी वजह से, और इधर भी डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे कम कहाँ? जहाँ पे सबसे ज्यादा नेगेटिव चार्ज है, जहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप है, जिसकी वजह से जितना कम पॉजिटिव चार्ज उतना ये वाला रिएक्शन क्या हो जाएगा? स्लो। ये अटैक जितना पॉजिटिव चार्ज ये कम हो जाएगा एल्काइल ग्रुप की वजह से, उतना OH नेगेटिव चार्ज इस पे स्लो अटैक करेगा। सबसे तेज कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड हाईएस्ट है, वो कहाँ पे? यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पे कार्बोकैटाइन का बनना इस बात पे डिपेंडेंट है कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन कितनी है। सबसे कम स्टेबल कार्बोकैटाइन है। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड में लूं अगर, तो कार्बोकैटाइन सबसे अनस्टेबल है। जैसे ही बनेगा वैसे ही अटैक हो जाएगा और तुरंत इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो पहला स्टेप हो सकता है यहाँ पे दिक्कत दे, कार्बोकैटाइन बने ही नहीं, यहाँ पे दिक्कत आए। तो पहले स्टेप में यहाँ अगर पहुंचना है तो इसकी स्टेबिलिटी मैटर करती है, और टर्शरी कार्बोकैटाइन सबसे स्टेबल है, इसीलिए तुरंत ये इसमें कन्वर्ट होता है। और सेकंड स्टेप में यहाँ पे इस पे अटैक करता है। तो ये चीज यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कार्बोकैटाइन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा कि सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा आपका टर्शरी एल्काइल हैलाइड होने वाला है। तो ये ऑर्डर को ध्यान में रखना, सबसे कम स्टेबल आपका, इसीलिए प्राइमरी एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन फॉलो नहीं करते और SN1 रिएक्शन फॉलो करते हैं, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन मैक्सिमम है आपकी टर्शरी एल्काइल हैलाइड में। तो ये चीज यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझनी होगी। इसके बाद रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हेलो एल्केन टुवर्ड्स SN1 SN2 रिएक्शन। ये ध्यान रखिए कि जब आप बल्कि सब्सटेंट लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो कौन सा रिएक्शन आपका स्लो हो जाने वाला है? SN2। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे तेज मिथाइल वाला जो है ये आपका सबसे तेज रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा। लेकिन अगर आपने एक H हटा के एक एल्काइल ग्रुप लगा दिया तो ये क्या होगा? रिपल्शन बढ़ जाएगा। 2 एल्काइल ग्रुप आपने लगा दिए, 2 H हटा के ये वाले 2 एल्काइल ग्रुप आ गए, तो यहाँ पे और रिपल्शन बढ़ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पे 3 एल्काइल ग्रुप हैं, तीनों रिपेल कर रहे हैं। देखिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर यहाँ बताया है। मान लो 30 टाइम्स प्रोबेबिलिटी है रिएक्शन होने की, ये कितनी रह गई? 1, ये कितनी रह गई? 0.02, और ये हो गई 0। तो इसीलिए टर्शरी एल्काइल हैलाइड SN2 रिएक्शन नहीं देते। SN2 रिएक्शन में आपका मिथाइल हैलाइड सबसे तेज देगा, फिर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहाँ रिपल्शन फिर भी मिनिमम है। सेकेंडरी में 2 आ गए एल्काइल ग्रुप, तो ये क्या हो गया? और कम हो गया, और टर्शरी में सबसे कम। तो SN2 के अंदर स्टीयरिक रिपल्शन, स्टीयरिक हिंड्रेंस इज अ फैक्टर, जिसकी वजह से मिथाइल वाला रेडिकल सबसे तेज देगा, और जो टर्शरी एल्काइल ग्रुप है वो आपका सबसे धीमे देने वाला है। इन कॉन्ट्रास्ट इन SN1 रिएक्शंस उल्टा है, यहाँ पे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन पे डिपेंडेंट है। तो कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट है, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटाइन मोर इजीली इट इज फॉर्म्ड एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि यह पहला स्टेप ही कार्बोकैटाइन का बनना है, कार्बोकैटाइन ही नहीं बना यहाँ पे तो रिएक्शन आगे चलेगा ही नहीं।
और ये इसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंडेंट है। तो यहाँ जो ऑर्डर है ये आपका आप चेक कर सकते हो, सबसे तेज टर्शरी कार्बोकेटाइन, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर मिथाइल, और इस तरीके से SN1 रिएक्शन ठीक उल्टा है। तो अगर मैं दो तरीके के एल्काइल हैलाइड यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब 3-4 तरीके के, ये टर्शरी है, सेकेंडरी है, प्राइमरी है, तो जब हम टर्शरी से प्राइमरी की तरफ चलते हैं तो SN2 की रिएक्टिविटी बढ़ती है, और जब हम उल्टा चलते हैं मिथाइल से टर्शरी की तरफ तो SN1 की रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे एक बार में पूरा जितना भी हमने पीछे पढ़ा है वो यहाँ पे पूरा का पूरा इसमें निकल के आ जाता है। दो चीजें और समझा रहा हूं यहाँ पे, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पोर्शन है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं इस कार्बन एटम पे हेलोजन लगाता हूं, ठीक है, तो इसको आप कुछ ऐसे समझिए, ऊपर वाले को मैं इधर लिख देता हूं और इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पे अगर मैं एक एल्काइल हैलाइड बनाता हूं CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ Cl, अब ये बॉन्ड टूट गया, अब ये प्राइमरी कार्बन एटम है जिसपे कि ये जुड़ा हुआ है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेगा? आंसर है SN1। आप कहोगे सर अभी तो पढ़ा है आपने कि SN1 मैकेनिज्म से टर्शरी देते हैं, प्राइमरी तो SN2 देते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है ना, यहाँ से Cl निकल गया, इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, इसको रेजोनेंस से स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। इस वजह से ये कुछ केस स्पेशल हैं जो सिर्फ प्राइमरी एल्काइलाइड होते भी SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं। दूसरा ये देख लीजिए बेंजाइल क्लोराइड, अब इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा देता हूँ नीचे। तो यहाँ पे देखिए बेंजीन रिंग बनाई आपने और बेंजीन रिंग के साथ आपने एक कार्बोकेटाइन बनाया, पहले तो एल्काइलाइड बना लो, CH3Cl है, Cl ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है बेंजाइल ये कार्बोकेटाइन। तो बेंजाइल कार्बोकेटाइन जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज किससे, रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, जबकि ये भी प्राइमरी कार्बन एटम है जहाँ पे हेलोजन आपका प्रेजेंट है। तो ये दो केस हैं जहाँ प्राइमरी कार्बन एटम पे हेलोजन है, फिर भी ये SN1 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, SN2 नहीं करते। उसका कारण है इनका जो कार्बोकेटाइन है वो आसानी से बन रहा है और स्टेबलाइज्ड है। जहां कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बढ़ रही है वहां पे आपका प्राइमरी एल्काइल लाइट के भी दो एग्जांपल यहाँ पे आपने पढ़े हैं, जो कि यहाँ पे SN1 मैकेनिज्म फॉलो कर रहे हैं, SN2 से नॉर्मल वाले एलिफेटिक एल्काइल लाइट फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे अगर आपसे रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करें तो ये आपके पास ऑर्डर है, इसको ध्यान रखना। मिथाइल फ्लोराइड इज मोर रिएक्टिव देन मिथाइल फ्लोराइड, ये डाइपोल मोमेंट है CX बॉन्ड का, क्लोराइड, फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं CH3F मोर रिएक्टिव देन CH3Cl। तो जितना ज्यादा डाइपोल उतना ज्यादा रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी को अभी साइड में रखते हैं, SN1 SN2 आपको क्लियर हो गया। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखिए, पोलैरिटी की बात करोगे तो फ्लोराइड सबसे ज्यादा पोलर है, तो अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे अगर आप बात करो कार्बन आयोडीन की जो बॉन्ड लेंथ है सबसे बड़ी है, उससे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है, कार्बन ब्रोमीन की, उससे छोटी बॉन्ड लेंथ किसकी है, कार्बन क्लोरीन की, और सबसे छोटी बॉन्ड लेंथ है कार्बन और फ्लोरीन की। जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ उतनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कमजोर, उतनी आसानी से बॉन्ड टूटेगा, उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी चलेगी। अगर आपसे ऑर्डर ऑफ डायपोल पूछें ऊपर लिखा है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ पे पूछें तो ये लिखा हुआ है, ये बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, ऑर्डर ऑफ डायपोल और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो एक्चुअल ऑर्डर ये है, हर बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, यहाँ पे पोलैरिटी को देख के आंसर कराता है, इसीलिए ये स्लाइड यहाँ पे इसी में मैंने मर्ज कर दी है, क्योंकि SN1 SN2 को भी कई बार रिएक्टिविटी में मर्ज किया जाता है। और अब आता है डिफरेंस। मैं इतना वाला डिफरेंस तो आपको नहीं बोलूंगा याद करने को, या आप कुछ पॉइंट्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैंने एक छोटे डिफरेंस भी निकाल दिए ये वाले। SN1 क्या है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, कभी ऐसा आ जाए, ये दो स्टेप में होता है SN1, ये सिंगल स्टेप में होता है। इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनती है।
ये मोनो मॉलिक्यूलर रिएक्शन है क्योंकि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ही पार्टिसिपेट कर रहा है स्लो स्टेप में, और ये बाई मॉलिक्यूलर है क्योंकि यहाँ दो मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी यहाँ टर्शरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन प्राइमरी है, यहाँ ठीक उल्टा है। और यहाँ पे अगर रेट लॉ लिखो तो यहाँ पे किस पे डिपेंडेंट है रेट लॉ? RX पे, और यहाँ पे RX प्लस न्यूक्लियोफाइल पे, यानी कि एल्काइल हाइड और न्यूक्लियोफाइल पे आपका ये डिपेंडेंट है।